दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम पर। और अब शुरुआत करते हैं और डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बारिश के बाद ITO क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की रफ्तार रही धीमी। मुंबई में विधायक हॉस्टल में बासी खाना परोसे जाने पर हंगामा। गुजरात में महिसागर नदी पर गंभीर पुल हादसा, अब तक 15 शव बरामद, बचाव कार्य जारी। और अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली में बारिश के बाद ITO क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की रफ्तार रही धीमी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के चलते ITO क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। बुधवार सुबह से ही इस इलाके में वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही और कई मार्गों पर लंबा जाम लग गया। बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी बनी रही, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दफ्तर जाने वाले लोगों को खास तौर पर ट्रैफिक की वजह से देरी हुई। और अब देखते हैं अगली खबर। मुंबई में विधायक हॉस्टल में बासी खाना परोसे जाने पर हंगामा। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की मारपीट के बाद कैटरर का लाइसेंस निलंबित। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई स्थित विधायक निवास की कैंटीन का संचालन करने वाले कैटरर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा एक स्टाफ सदस्य के साथ मारपीट करने की घटना के बाद की गई। आरोप है कि कैंटीन में बासी और खराब खाना परोसा जा रहा था। विधायक संजय गायकवाड़ ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि मेरा व्यवहार गलत था, लेकिन मेरा उद्देश्य सही था। लोगों को खराब खाना परोसा जा रहा था, अब ये बंद होगा। जो लोग विधानसभा में मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उनके समर्थक और स्टाफ भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। एकदम संतोषजनक है। देखो, मैं मैनेजर है, बता नहीं रहा हूँ। व्यवस्थापक ने उनको मैनेजर के ऊपर दोपहर में कल कार्रवाई भी की, सस्पेंड भी किया है। वो वेटर नहीं था, पहली बात मैं स्पष्ट करूंगा। और मैंने उसको पूछ के दिखाकर बताया कि भाई आप मैनेजर हो और आप ये जब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो घटनाएं घड़ी, और मैं मानता हूँ कि मेरी मंजिल अलग थी, लेकिन मेरा रास्ता गलत था। लेकिन ये रास्ता अपनाने से मैंने मंजिल को पाया है, जिसका परिणाम होटल का लाइसेंस रद्द हो चुका है। और दूसरी बात कि आज लाखों लोगों के से ज़िंदगी से वो महाराष्ट्र के जो खेल रहे थे, आज उनको सबक अब मिल गया है। और आने वाले कल में जो हमारे महाराष्ट्र के लोग यहाँ जो खाना खाने के लिए आते हैं, उनकी जो ज़िंदगी से खेल रहा था, जो जहर उनको खिलाया जा रहा था, ये आने वाले कल में बंद हो जाएगा। जो लोग आज मेरे खिलाफ में विधानसभा में बोल रहे, ये बोल रहे, आज उनके भी PA, उनके भी कार्यकर्ता आज दिल से मेरा समर्थन कर रहे कि नहीं, ये जो हुआ ठीक हुआ। आज
200-400 कंप्लेंट करने के बाद में 2-4 मीटिंग करने के बाद में नवीन शेट्टी के साथ मैं खुद 2-4 बार बैठा हूँ। ये सब समझाने के बाद में अगर कार्रवाई होती नहीं तो मैंने जो तरीका आजमाया वो भलाई मैं जानता हूँ कि वो मैंने गलत तरीके से गया, लेकिन वो जगह उसका जो निर्णय हुआ वो सही निर्णय हुआ। आज मेरे ऊपर जो लोग आरोप कर रहे हैं, मेरा उनके सवाल है कि ये जो शेट्टी लोग साउथ से महाराष्ट्र में आए, आज महाराष्ट्र का इतिहास है कि सारे महाराष्ट्र का कल्चर खराब करने का काम साउथ के शेट्टी लोगों ने किया। पूरे साउथ का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जो होटल बिजनेस वाले, डांस बार वाले, लेडीज़ बार वाले, होटल बाकी बार वाले, इन सब लोगों ने माहौल पूरे देश का खराब किया। बाला साहब ठाकरे जी ने भी इनके खिलाफ में मुहिम खोली थी। आज महाराष्ट्र का कल्चर खराब करने वाले, महाराष्ट्र के हमारे पूरे जवानों को लूटने वाले, हमारे जवानों को बर्बाद करने वाले इन लोगों के जो धंधे थे, इसकी वजह से ब्रेक लग जाए। और मेरा इन पार्टियों को भी सवाल है कि आप इन लोगों के खिलाफ में क्यों नहीं बोलते जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र को बदनाम किया है, हमारे कल्चर को खराब किया। आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, आप इनके भी बारे में बोलो ना। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में महिसागर नदी पर गंभीर पुल हादसा, अब तक 15 शव बरामद, बचाव कार्य जारी। गुजरात के गंभीर पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धेमलिया ने जानकारी दी कि महिसागर नदी पर हुए इस हादसे के बाद से बचाव और तलाश अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर ने बताया कि अभियान कल सुबह 10 बजे से जारी है। बीती रात पानी के स्तर पर वृद्धि के कारण इसे अस्थायी रूप से रोका गया था, लेकिन सुबह 7 बजे से फिर से शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय रूप से खोज और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सुबह 3 शव बरामद किए गए, जिससे मृतकों की संख्या 15 हो गई है। गत रोज जो गंभीरा ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ था महिसागर रिवर पे, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू एंड रिकवरी की प्रोसेस कल मॉर्निंग से कंटिन्यूस चल रही है। के 10 बजे तक हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएमसी, फायर की टीम, यहाँ की लोकल टीम, लोकल प्रशासन, पुलिस की टीम और बाकी जो एक्सपर्ट एजेंसीज है उनके जरिए भी कोशिश की गई थी। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था। उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। साथ ही साथ आपके ज़रिए मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हमें पूरा सपोर्ट मिला है, हमें पूरा सहकार मिला है और जहाँ पर भी बताया उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और कल सुबह से रात लेट नाइट तक उन्होंने कंटिन्यूस काम किया है। हमारे यहाँ पर जो सारी डिटेल्स मिली है उसमें 2 डिटेल्स मिसिंग है। उसमें एक व्हीकल छोटा सा है जो आइदर अल्टो या वैगनआर जितना व्हीकल है। उसके अलावा एक आइसर है, उसका वेयर अबाउट हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, सारी डिटेल्स भी चेक की है और यहाँ पर कंटिन्यूस, क्योंकि वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल धंस गया है इसीलिए उसका थोड़ा सा निकलना डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि हम उसका रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर सकें। तो जो भी लीड मिलती है, जो भी कोई अगर मिसिंग पर्सन की डिटेल है, हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। कितनी सर और डेड बॉडीज होने की शक्यता है अंदर? अभी हमारे पास जो डिटेल से अभी 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। कल शाम को जो हमारे पास लिस्ट आई थी रिलेटिव्स, बाकी यहाँ पर मिसिंग पर्सन, उसकी डिटेल्स पुलिस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका 6 का लिस्ट था। अभी 3 डेड बॉडीज मिली है, उसमें से 2 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। एक जस्ट आपके सामने ही यहाँ पर डेड बॉडी मिल रही है, उसको ले जाने की प्रोसेस चल रही है। तो जो 2 है वो लिस्ट के तहत ही है। तो हमारे पास अभी 4 मिसिंग पर्सन है और 1 डेड बॉडी रिकवर हुई है। मतलब 3 बाकी है अभी ज़्यादातर 3 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वैगनआर और आइसर की डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स इसमें कितने पर्सन थे उसकी डिटेल्स भी चेक कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में, रेनफॉल भी अभी शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर कैसे वहाँ पर अप्रोच किया जाए। कीचड़ का वहाँ पर जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 3 मीटर का है और उसके अंदर के पार्ट में ये है पूरी, तो उसको रिकवर करने की प्रोसेस कर रहे हैं। विंच मशीन हम मंगवाने की प्रोसेस कर रहे हैं, विंच मशीन भी यहाँ पर आ रहा है। स्पेशल ब्रिज भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बनाया जा रहा है और स्पेशल ब्रिज हम ताकि उनके पास में पहुँच सके, तो स्पेशल ब्रिज के जरिए भी हम कोशिश करेंगे उनके पहुँच में पाए।
डिफ़िकल्टी यही है कि यहाँ पर कीचड़ का काफ़ी लेवल है और उसमें कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है कि उसको कैसे निकाला जाए और पूरी टीम कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। तो सर और कितना टाइम लग सकता है अंदाजन कितना टाइम लग सकता है? हम ऐसा मानते हैं कि हम अगले 4 या 5 घंटे में पूरी प्रोसेस, अगर जैसे रेन की वजह से हमें हॉल्ट ना करना पड़े तो हम 5-1 घंटे में ये कोशिश कर पाएंगे कि ये पूरी प्रोसेस और एटलीस्ट हम डेड बॉडीज रिकवर कर पाए और उसके बाद जो व्हीकल्स और बाकी वहाँ पर जो एसेट्स है उसको निकालने की कोशिश हम करेंगे। आइए अब देखते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में मंडी के थुनाग में बादल फटने से भारी तबाही, कई लोग बेघर, राज्यों में अब तक 85 से अधिक मौतें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में हाल ही में हुए बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में इलाके में विस्तृत क्षति हुई है और कई परिवार बेघर हो गए हैं। राज्य भर में अब तक 85 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी, जिनमें से 17 मौतें मंडी जिले में दर्ज की गई। इसके अलावा 35 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। सैकड़ों लोग विभिन्न राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जहां उन्हें भोजन, पानी और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आइए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन, कॉर्निक ब्रिज की जगह बना गया पुल, देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल पुराने और क्षतिग्रस्त कॉर्निक ब्रिज की जगह पर बनाया गया है, जिसे सुरक्षा कारणों से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि आज मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है, जो अब उस कॉर्निक ब्रिज की जगह लेगा जिसे गिरा दिया गया था। कॉर्निक एक तानाशाही वाला गवर्नर था, जबकि ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के दिल में बसता है। इसी भावना के साथ हमने इस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज करने का निर्णय लिया है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना कर्नाक ब्रिज यहाँ हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। विशेष रूप से सातारा के
प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस, इनको प्रिसीशन से रत्ती भर भी इधर उधर न होते हुए उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। और हमारी ताकत क्या है, हमारी सामरिक शक्ति क्या है, ये भारत ने दिखाई है। इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि इसका नाम बदला जाए और इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिंदूर ब्रिज के रूप में इसके आगे जाना जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। मैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इस ब्रिज को कंप्लीट किया है। ये ब्रिज एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पर कंप्लीट करना था। रेलवे के ऊपर काम करना मुंबई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेलवे रुकी नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ ये सारा जो इलाका है इसमें आगे पीछे बहुत कंजेशन है। ऐसे समय रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा करने के लिए मैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये ब्रिज हमारी मुंबई की जनता को समर्पित हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूं। और आज दोपहर 3 बजे से सिंदूर ब्रिज पर मुंबईकर आवाजाही कर सकेंगे, इस प्रकार की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं अगली खबर। वडोदरा पुल हादसा, ये भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार का नतीजा, ईसुदान गढ़वी का बयान। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर स्थित गंभीर पुल के गिरने की घटना पर आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गढ़वी ने कहा कि यह हादसा भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। अगर मुख्यमंत्री राज्य नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह हादसा सरकार की उदासीनता और जवाबदेही की कमी का परिणाम है। बिल्कुल, देखो, भाजपा के राज में अब लोग डर रहे हैं कि ब्रिज के नीचे खड़े रहे या ब्रिज से ऊपर चले। कल आपने देखा होगा जिस तरह से ये पादरा बड़ोदरा जो ब्रिज है वो पूरा कोलैप्स हुआ, और वो ब्रिज सिर्फ कोलैप्स ही नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। उससे पहले कई सालों से वहां के स्थानीय लोग कंप्लेन कर रहे थे, उनके वीडियो भी है, वो अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं कि ये ब्रिज चलने लायक नहीं है, तो उस पर हैवी व्हीकल कैसे चल सकते थे। लेकिन ये भाजपा के भ्रष्टाचार का एक नमूना है, भाजपा की सरकार चलाने की जो अड़ाउड़त है उसका नमूना है, और इसलिए ये मानव सर्जित हादसा है। ये कोई कुदरती हादसा नहीं है, ब्रिज कोलैप्स नहीं हुआ है, भाजपा की सरकार की लापरवाही की वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, लोग मरे, 13 लोगों की मौत हुई है। क्या हम तब तक इंतजार कर रहे थे कि लोग यहां से पुल गिरे और लोग मरे और बाद में हम जांच बिठाए? और मुख्यमंत्री से अगर गुजरात नहीं संभल रहा है तो मुख्यमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। यहां फुल टाइम अच्छे और सुसज्ज जो वहीवट कर सके ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। हमें ऐसे बिल्डरों की जरूरत नहीं है जो अपने धंधे में ध्यान दे। ये हो क्या रहा है गुजरात में? तो बार बार लोगों को परेशानी हो रही है। उतना ही नहीं, आप देखो कि जब जब ये वारदातें हुई है, भाजपा वाले मंत्री या मुख्यमंत्री का ट्वीट और निवेदन आता है कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई चमरबंदी पकड़ा नहीं जा रहा है। बस सिर्फ वो भी मानते कि 5 दिन में लोग मिल जाएंगे और फिर हम भाजपा को वोट देंगे। उनको अहंकार आ गया है। हालत तो तब है कि कल मुख्यमंत्री ने खुद ने ट्वीट किया कि 13 पिलर में से सिर्फ एक पिलर टूटा,
इसलिए इतने लोग मरे। यानी कि 22 पिलर तोड़ने के राह जोड़ रहे हैं क्या? और ये लोग मौत मतलब मृत्यु लोगों की हुई है, लोग हादसे में उनके परिवार पीड़ित है, और आप ये कह रहे हैं उनको बचाव कर रहे हैं। आपकी सरकार का जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप कभी? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? बस इतना सा ब्रिज का वो पिलर टूटा और ये हो गया। क्या मजाक है? ये मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? बहुत ही दुख हुआ। गुजरात के सभी लोगों में दुख है, और गुजरात के लोग अब थक चुके हैं भाजपा की इस सरकार से। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। एक्सियम 4 मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी की तारीख नजदीक, परिवार में उत्साह और गर्व का माहौल। अंतरिक्ष से धरती पर एक्सियम 4 मिशन दल की वापसी की तारीख नजदीक आ रही है। इस मिशन के पायलट और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने बेटे की वापसी को लेकर अपने भाव साझा किए। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत उत्साहित हैं, पूरा परिवार खुश है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द लौटे और सुरक्षित लौटे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो मिशन पूरा करके लौट रहे हैं। इसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम क्या, हमारा पूरा परिवार सभी लोग एक्साइटेड हैं, और बच्चा जितनी जल्दी से जल्दी आए हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उसको यही दुआएं देते हैं कि वो अच्छी सक्सेसफुल जो है उनकी वापसी संभव हो। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो बच्चा हमारा मिशन पूरा करके वापस आ रहा है। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग कब तक आ जाएंगे? अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो है 14 तक जैसे बताया, जैसे हमें भी सूचना है, अभी बच्चे के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। और ये है कि एटमॉस्फेयर जैसा भी होता है, अब वो एक्सियम 4 की तरफ से जो डेट डिसाइड होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें देखकर, जैसे इस यहाँ से जाने में 3-4 बार जो है उसको डिले किया गया था, ऐसे हो सकता है वहाँ से जो भी होगा एटमॉस्फेयर देखकर वो डेट तय करेंगे, उसी हिसाब से ही आएंगे। आपसे भी बात हुई होगी, तो उन्होंने क्या साझा किया आपसे? वहाँ सभी कुछ सही चल रहा है। उनका मिशन में जो भी कार्य दिए गए थे वो कार्य अपने कर रहे हैं, और सभी कुछ उनका जो है बिल्कुल टाइमली चल रहा है, बहुत सही हैं और स्वस्थ हैं बिल्कुल अच्छी तरह। वो उन्होंने अपने मिशन के बारे में जो भी था कि मतलब ये सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं पा, और हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। जैसा बताया हमारे हालचाल हम लोगों के लिए उन्होंने, और अंदर का उन्होंने स्पेस के स्टेशन के अंदर का दिखाया, सोते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। बाहर का खिड़की से भी कुछ पोर्शन दिखाते हैं, जैसे धरती कैसी लगती है और सूर्य उदय होता है तो कैसा होता है, और सभी कुछ उसको बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके जो हैं वो अच्छी तरह हैं। इसके लिए हम इसको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वहाँ खेती करते नजर आ रहे हैं, तस्वीर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब वो किसानी कर रहे हैं साथ ही अपने रिसर्च के दौरान। हाँ नहीं, तो वो जो मिशन में मतलब इनको जो दिए गए हैं वर्क दिए गए थे, वो उनको लगभग ये है कि काफ़ी पूरा कर लिए हैं। अब थोड़ा सा जो बचा है उसको भी अभी समय है, उसमें सब पूरा कर लेंगे। टाइम से अपना जो है जो भी कार्य है पूरा समय से कर लिए, और उनके पास कोई काम समय की नहीं कमी है, ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है। सब अपना काम बिल्कुल समय से कर रहे हैं, अच्छी तरह हो भी रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में तुलसी माला की विभिन्न किस्में होती है। इसे पहनने से भोजन प्रसाद समान माना जाता है। दुकानदार का बयान। तुलसी माला को लेकर लोगों की आस्था और मान्यताओं के बीच एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि तुलसी माला विभिन्न गुणवत्ता में उपलब्ध होती है और इसका धार्मिक महत्व अधिकारित है। और दुकानदार ने कहा कि तुलसी मालाएं कई तरह की गुणवत्ता में आती है। जब कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है और कुछ खाता पीता है तो ये माना जाता है कि जो कुछ भी शरीर में प्रवेश करता है वो प्रसाद के समान पवित्र हो जाता है। तुलसी माला में अलग अलग क्वालिटी होता है। ये तुलसी माला का महत्व ये है कि आप गले में पहनोगे तो कुछ खाओ पियो, वो प्रसाद बन के जाएगा अंदर, फिर देह भी शुद्ध रहेगा, कोई बड़ा बीमार भी नहीं होता है, और ठाकुर जी का भक्त भी बन जाओगे। आप ठाकुर जी का 56 भोग लगा लो, तुलसी पत्ता नहीं डालो तो वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ऐसे प्रकार में हम लोग ठाकुर जी का अगर भक्त बनना चाहे ना, तो तुलसी माला कंठ में होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। ये तुलसी का बहुत महत्व है। माला क्या करता है? देखिए हमारा पास 10 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की माला, और सब अलग अलग क्वालिटी है।
हम तो यहीं बैठता हूँ, यहाँ बाहर से भी बहुत लोग आता है, वो अलग अलग क्वालिटी होती है। ये देखिए हमने एक क्लियर सी बनाया है, ये इधर ये मूर्ति है, ये करीबन 1 दिन लगता है बनाने। फिर ये जपने वाला है, ये गले वाला, ये सब मानो सब अलग अलग कारीगर भी है, और हम भी बनाते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं राधा और कुछ जपने वाला, तो ये सब अलग अलग क्वालिटी है। तो हमारा भी जो क्वालिटी है अभी यहाँ तो ठाकुर जी के हर वही फल चलता है। इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है भैया, तुलसी माला का। ठाकुर जी इसके बिना भोग नहीं लगाते, भोग नहीं पाते, तो सबसे बड़ी बात है। और गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु लोग अपने शिष्यों के लिए कंठी देते हैं, तो उनको शिष्य बनाते हैं, ये महत्व है इसका, इसलिए ज्यादा बिक्री होती है तुलसी माला की। भैया 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक की कंठी माला आती है भैया। कम से कम मान लो 3 से 4 महीना पहले इसकी तैयारी करनी पड़ती है। और हमारे पास में एक गांव है, जेठ गांव, जैसे हर जगह लाया गेहूं होता है, उस जगह तुलसी पैदा होती है, तो वहां से बनाने की तैयारी होती है। और कम 3 से 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, बहुत स्टॉक रखना पड़ता है, बहुत बिकती है ये। तुलसी की माला धारण करने से सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी इसके बगैर भोग नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुलसी कंठी माला गले में है तो इससे चमके जाएगा तो समझो अमृत हो गया। और तुलसी का बहुत बड़ा महत्व होता है, और तुलसी गले में है तो ये समझो कि सबसे बड़ी बात इसकी एक महिमा है कि ये कभी अशुद्ध नहीं होती। सुअर हो, सूतंग हो, कोई चीज में कभी अशुद्ध नहीं होती। ये एक ऐसी चीज है जो कभी अशुद्ध नहीं होती, तुलसी। और अब अगली खबर। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक, तैयारियां पूरी तरह प्रभावी। मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान। राजधानी दिल्ली में आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि सरकार की तैयारियां पूरी तरह प्रभावी और सक्रिय है। प्रवेश वर्मा ने वीडियो के साथ संदेश में कहा कि दिल्ली में मॉनसून आ चुका है और हमने इसकी पूरी तैयारी पहले से कर रखी है। जल भराव, ट्रैफिक और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। दिल्ली में मॉनसून आ गया है, मॉनसून का स्वागत है और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है और कितनी तेजी से ये पानी मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहा है। मैं इतनी तेज बारिश में मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहा हूं जहां पर आपको हमेशा बसें डूबती हुई दिखाई देती थी। तो ये सारा पानी मिंटो ब्रिज की तरफ जाता है, दोनों साइड से, सीपी की तरफ से भी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से भी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ से भी। ये मिंटो ब्रिज है, ये हमारा पंप स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी का पंप स्टेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटर छाता लेकर बाहर निकलकर, सारे हमारे पंप ऑपरेटर एकदम अलर्ट हैं। और ये पानी देखिए कितनी तेजी से जाता है मिंटो ब्रिज की तरफ में, दोनों तरफ से। और हर साल आपको यहाँ की पिक्चर दिखाई देती थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मिंटो ब्रिज है, देखिए गाड़ी कितने आराम से निकल रही है, कोई पानी नहीं भरा। पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, बस देखिए कैसे निकल रही है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूं। बिल्कुल 1 इंच भी पानी नहीं है। ये बिल्कुल मिंटो ब्रिज के नीचे का पिक्चर है, 1 इंच भी पानी नहीं है। ट्रैफिक कितना स्मूथली निकल रहा है। और पानी का भाव आपने देखा, पीछे से हम आ रहे थे तो भी पानी का भाव पूरा था। और ये सीपी की तरफ से, अभी हम आगे सीपी आ जाता है तो सीपी की तरफ से भी पानी का भाव पूरा मिंटो ब्रिज पर जाता है, और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ से भी। ये इस पूरे एरिया का लो पॉइंट है। तो दिल्ली सरकार ने 4 महीना से दिल्ली में जितने भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स थे, सभी एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके वहाँ पे खड़े होकर हमारी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे एलजी साहब ने, सारे मंत्रियों ने, सबने जाकर एक पॉइंट पर उसको ठीक करने का प्रयास किया है।
आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल विश्वविद्यालय के बाहर DYFI और AISF का प्रदर्शन, राज्यपाल पर राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के भगवाकरण का आरोप। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्यों ने केरल विश्वविद्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केरल के राज्यपाल राजेंद्र अल्लेरकर के खिलाफ किया गया, जिन पर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का भगवाकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्यपाल, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी है, शैक्षणिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों को एक राजनीतिक एजेंडे के तहत संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। അതിനുമ്പ് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ വന്നിട്ട്. കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പോയി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ദേശാഭിമാനിക്കാർക്ക് പോലും നേരം കാണാൻ കിട്ടിയില്ല. പറഞ്ഞതിന് എന്തോ വിളിച്ചെങ്കിലും പറയണ്ടേ പറഞ്ഞത്. ഇതാണോ और अब अगली खबर। बिहार मुख्यमंत्री पद को लेकर JDU के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा का बड़ा बयान। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने बिहार में आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों पर स्पष्टता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपना मुखिया और चेहरा बनाएगा। मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि आप गठबंधन के सभी नेताओं की बात सुन सकते हैं, सब यही कहते हैं कि NDA इस चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को ही उतारेगा।
वो इस गठबंधन का प्रतीक और नेतृत्व करता है। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई खाली स्थान नहीं है। आप देखिए, गठबंधन के सभी साथियों की बात देख लीजिए, सबने कहा है और सबने ये माना है कि ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। तो ये गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार जी है। और कई लोगों का आपने बयान भी सुना कि सीएम के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। हम लोग के यहाँ सीएम के पद पे कोई वैकेंसी नहीं है और सबका एक मानता है कि चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आगे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी वही सीएम फेस होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरू से ही काफी बड़ा क्लेम करते रहे, ये उनकी आदत रही है। या उन्होंने रणनीतिकार के तौर पे काम किया हो या कहीं भी किसी जगह काम किया तो बड़े दावे करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। तो खैर उनकी बात है, उनका स्टाइल है, वो करते हैं, हमको उनसे क्या लेना देना है। अब देखिए कि पिछला जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जब बाई इलेक्शन हुए 4 सीटों पे चुनाव हम लोग लड़े, बहुत बड़े दावे किए गए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चारों की चारों सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती और बढ़िया से जीती। प्रशांत किशोर जी का दावा जो था वो तो आपने देखा ही, वो ऐसे ही रह गया। तो उनके दावे जो रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने किया, बहुत जगह दावे किए हैं। एनडीए के हमको लगता है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उनका बहुत सारा दावा हुआ। क्या उसका परिणाम निकला लोग जानते हैं। हिमाचल के रूप में, हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था वहां भी दावे किए गए। तो दावे वो करते रहते हैं और बड़ी बात, क्लेम बहुत बड़ा करते हैं। ये उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, उनके स्ट्रैटेजी जनता देख रही है, उनके चीजों को जनता महसूस कर रही है। तो एक तरफ से नीतीश जी का जो है, जो जिस तरह से उन्होंने कहा है, 20 सालों में उन्होंने जो कमिट किया है जनता से, उसको जनता को डिलीवर किया है। तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी की बात होती है। यदि हम दावे करते हैं तो उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखिएगा नीतीश जी का और एनडीए की सरकार का जो पिछले 20 वर्षों से चल रही है, उन्होंने जो कहा है, जो प्रॉमिस किया है जनता के साथ, वो सभी। और अब बढ़ते अगली खबर पर। राजेंद्र नगर में हुई त्रासदी के बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आराम लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजेंद्र नगर में हाल ही में हुई दुखद घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 3 बच्चों की जान लेने वाली उस घटना के बाद ये निर्णय लिया गया था कि डीडीए के कम उपयोग हो रहे कम्युनिटी सेंटरों को पुस्तकालयों में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर में पहला ARAM लाइब्रेरी शुरू किया गया है, जहाँ अब कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वे इससे बहुत संतुष्ट है। आज हम दूसरी ARAM लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं और जल्द ही 2 और पुस्तकालय का भी लॉन्च किया जाएगा। आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में एक बहुत दुखद घटना घटी थी, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान खो दी और बेसमेंट में पढ़ा करते थे। उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हम जो डीडीए के जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर उसका यूज़ बहुत कम है, उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। पहली लाइब्रेरी हम लोगों ने राजेंद्र नगर में इनॉग्रेट की थी, अगर शायद आप लोगों ने देखी हो। आज उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दे आर वेरी सेटिस्फाइड। ये आज दूसरी आरएम लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 2 और लाइब्रेरी जो बन रही हैं उनको भी हम शुरुआत करेंगे। मकसद ये है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए, उन्हें एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने के लिए, ना कि बहुत ज़्यादा पैसा दें, एक्सप्लॉयटेशन हो उनका और उसके बाद वो यहाँ से परेशान होकर जाएं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है देश की, यहाँ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सुविधा बेस्ट हो और उसी सीरीज़ में आज ये दूसरी आरएम लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें इनरोलमेंट के लिए पहले से ही भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। आज 2 बच्चों को इनरोलमेंट का कार्ड दिया गया है और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ जितने भी बच्चे इनरोल हों उन सबको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ वो पढ़ें और इस देश की जो नींव होती है सिविल सर्विस, उसमें क्वालिफाई करें। यहाँ पर एक कैंटीन का भी निर्माण किया गया है
जब बच्चा पढ़ता है तो उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ती है कि कहीं उसको चाय की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ सब्सिडाइज रेट के ऊपर उनको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी। ये 24/7 लाइब्रेरी यहाँ काम करेगी। एयर कंडीशनड है, पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है और मुझे यकीन है कि इस लाइब्रेरी से जो बच्चों का फ्यूचर है और बेहतर। 6 का भी हमारा प्लान है, 2 ये हमने खोल दिया और इस महीने में हम करीब 2 और जो है इनॉग्रेट करेंगे, ऐसा हमारे पास प्लान है। ये बहुत ही शुभ दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम भी है और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है दिल्ली में जो है कहना चाहिए कि डेवलपमेंट की एक बहार आ गई है और इस तरीके के काम हम करते रहेंगे सब मिलजुल कर और दिल्ली को एक स्वस्थ दिल्ली देने का जो हमारा प्रयास है जिसमें मुख्यमंत्री जी लगी हुई हैं उसको देने में सफल होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का ईसी-आरएसएस पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पटना महागठबंधन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की गई थी। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनावों में भी ऐसा करना चाहती है। हम इसे होने नहीं देंगे।
अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच